हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आय के चक्रीय प्रवाह का तीन क्षेत्रीय मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फॉलो ऑफ द इनकम। लास्ट क्लास में हम दो क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल को पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं सीधा एपिक पे आता हूँ, यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से हम तीन क्षेत्रीय मॉडल की संरचना को समझते हैं। तो जो तीन क्षेत्रीय मॉडल में जो अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, एक होता है उत्पादक यानी फर्म, दूसरा हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र, तीसरा होता है सरकार। तो दो क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर फर्म्स, दूसरा है घरेलू क्षेत्र, और बीच में ये फाइनेंशियल मार्केट, इसको भी दो क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र है वो सीधा फर्म के पास वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदने नहीं जाता, बीच में कोई मार्केट रहता है, इसलिए इसको फाइनेंशियल मार्केट को भी इसमें शामिल कर देते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र है गवर्नमेंट, जो दो सेक्टर इकोनॉमी में नहीं था, तो इसको बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। फर्म आप पहले से जानते हैं कि फर्म हाउस होल्ड को यानी घरेलू क्षेत्र को साधनों का भुगतान करती है। साधनों का भुगतान यानी जो साधन हाउस होल्ड से फर्म के लिए जाते हैं, जैसे आपका श्रम, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, उनका जो पारितोषिक होता है उसको साधन भुगतान कहते हैं, इसमें भुगतान करती है। बदले में जो घरेलू क्षेत्र होती है वो उत्पादक फर्म को घरेलू उपभोग व्यय जो इनको जो जो साधन भुगतान के रूप में जो पैसा प्राप्त होता है उसको वो जो फर्म जो वस्तुएं उत्पादित करती है उस पर व्यय कर देती है। और तीसरी चीज़ इसमें गवर्नमेंट आती है। तो गवर्नमेंट फर्म को दो चीज़ें देती है। एक तो गवर्नमेंट फर्म को दो चीज़ें देती है, एक वस्तुएं एवं सेवाओं पर व्यय जो फर्म बनाती है, वस्तुएं एवं सेवाएं बनाती है, उसका पेमेंट करती है। दूसरा वो फर्म को सब्सिडीज़ भी देती है, और इसके बदले में फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो ये जो फर्म गवर्नमेंट को टैक्स देती है वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अभी तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो जीएसटी एकीकृत टैक्स है, तो जीएसटी के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स देती है। और जो गवर्नमेंट है वो घरेलू क्षेत्र के लिए साधनों का भुगतान करती है। साधनों का भुगतान दो चीज़ें करती है, एक तो साधनों का भुगतान करती है, एक तो दूसरा हस्तांतरण भुगतान करती है। साधनों का भुगतान मतलब कुछ लोग जो घरेलू क्षेत्र से सरकारी जॉब कर रहे होंगे तो उनके लिए वेतन आदि देगी, और हस्तांतरण भुगतान का मतलब जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है ये फ्री का होता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप इत्यादि। अब घरेलू क्षेत्र जो फर्म से जो आय प्राप्त कर देगा साधन भुगतान के रूप में, वो उसको पूरा खर्च नहीं करेगा। माना कि उसको फर्म से 1000 रुपये आय प्राप्त होती है, वो केवल 800 रुपये ही घरेलू उपभोग पर व्यय करता है, तो 200 रुपये वो सेविंग कर लेगा, फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग कर लेगा, और उस सेविंग को जो उत्पादक फर्म है वो अधिक और उत्पादन करने के लिए लोन के रूप में ले लेगी। तो इस प्रकार तीन क्षेत्रीय जो मॉडल है वो इस प्रकार कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आय के चक्रीय प्रवाह के चार क्षेत्रीय मॉडल को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। फोर्थ सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फॉलो ऑफ इनकम। तो चार जो क्षेत्रीय मॉडल है उसको आपका खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। चार क्षेत्रीय मॉडल में आपका विदेशी व्यापार यानी विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और शेष विश्व के साथ या विदेशी क्षेत्र कहें या शेष विश्व रेस्ट ऑफ
वर्ल्ड सेक्टर को सम्मिलित किया जाता है। तो वर्तमान में खुली अर्थव्यवस्था के आय प्रवाह के प्रमुख 5 स्तंभ हैं, जो आपका पहला आता है घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म यानी व्यावसायिक फर्में, गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी शेष विश्व, कैपिटल मार्केट यानी आपका पूंजी बाजार। तो आप एक्सप्लेनेशन को सीधे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको 4 क्षेत्रीय मॉडल को समझाता हूँ। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में पहली तो 2 चीज़ें वही है, हाउस होल्ड और फर्म्स, और बीच में आपका कैपिटल मार्केट, ये 2 क्षेत्र हैं। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड जो घरेलू क्षेत्र है वो फर्म को क्या प्रदान करता है, वो आपका फर्म को कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय देता है। बदले में फर्म्स उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट, जो हाउस होल्ड से जो फैक्टर जो उत्पादन के साधन लिए गए हैं उनका पारितोषिक के रूप में फैक्टर ऑफ पेमेंट देता है। और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी, जो घरेलू क्षेत्र है और जो फर्म है, उनको भी 2 चीज़ें प्रदान करती है। तो गवर्नमेंट 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंतर्गत हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रदान करती है। एक तो फैक्टर ऑफ पेमेंट यानी साधनों का भुगतान। कुछ लोग जो घरेलू क्षेत्र से गवर्नमेंट की जॉब पे लगे होंगे, उनको उनका वेतन इत्यादि पे जो खर्च करेगा उसको फैक्टर ऑफ कॉस्ट कहेंगे। दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देगी, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी हस्तांतरण जो आय है उसके अंतर्गत आपका वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप, ये फ्री का कुछ प्रदान करेगी, तो इसको आपका ट्रांसफ़र पेमेंट कहेंगे। बदले में जो हाउस होल्ड होगा वो गवर्नमेंट को क्या देगा, वो गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आदि प्रदान करेगा। और गवर्नमेंट क्षेत्र भी आपका जो फर्म्स हैं उसको 2 चीज़ें प्रदान करती है। जो पहला है पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो वस्तु एवं सेवाओं गवर्नमेंट फर्म से खरीदेगी उसका भुगतान करेगी। दूसरा, गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडी यानी अनुदान भी प्रदान करती है। बदले में जो फर्म्स है वो आपका गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स प्रदान करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अभी तो एक ही टैक्स है, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, उसके रूप में टैक्स प्रदान करेगी। अब इसमें जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है इसमें एक चीज़ें और जुड़ जाती है, वो है फॉरेन सेक्टर यानी विदेशी सेक्टर या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो फॉरेन सेक्टर के अंतर्गत हम हाउस होल्ड फर्म्स को या तो एक को इंडिया में मानेंगे, दूसरे को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मानेंगे। तो हाउस होल्ड फर्म को आपका जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स प्रदान करेगा, और बदले में जो फॉरेन सेक्टर है उसके लिए जो हाउस होल्ड है वो आपका फर्म से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करेगा यानी आयात करेगा, और उसके बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रदान करेगा। जो फॉरेन सेक्टर है, विदेशी क्षेत्र है, वो आपका फर्म से फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रदान करेगा, और जो फर्म्स है वो फॉरेन क्षेत्र को एक्सपोर्ट यानी निर्यात करेगा। तो इस प्रकार से ये 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो सर्कुलर इनकम फॉलो चलता है वो इस प्रकार से चलता है। जो अगला टॉपिक आता है हमारा, आय का रिसाव, लीकेज ऑफ इनकम एंड इंजेक्शन ऑफ इनकम यानी आय का अंतःक्षेपण। तो आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता है, उस प्रवाह को आपका लीकेज कहते हैं यानी आपका रिसाव कहते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय का पर संकुचनात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा है आय का अंतःक्षेपण, इंजेक्शन ऑफ इनकम। तो आय का अंतःक्षेपण आय में होने वाली वृद्धि जो चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी स्रोत से प्राप्त होता है, ये राष्ट्रीय आय में एक्सटेंशन यानी विस्तारवादी प्रभाव को लाता है। तो 2 क्षेत्रीय मॉडल में जो लीकेज है आपका रिसाव है, वो बचत यानी जो
इनकम प्राप्त करने के बाद जो बचत सेविंग कर ली जाती है उसको खर्च नहीं किया जाता है, वो आपका लीकेज कही जाएगी। और इंजेक्शन यानी न्यूइस इन्वेस्टमेंट अगर होता है दो क्षेत्रीय इकोनॉमी मॉडल में तो वो आपका अंतक्षेपण कहलाएगा। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो रिसाव है, लीकेज है, वो बचत प्लस कर, वो आपका लीकेज है। और इंजेक्शन न्यूइस प्लस सरकारी व्यय आपका इंजेक्शन यानी अंतक्षेपण है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में लीकेज आपका बचत कर और आयात, और इंजेक्शन न्यूइस प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात। चक्रीय प्रभाव के महत्व, तो राष्ट्रीय चक्रीय प्रभाव के क्या महत्व हैं, जो हमने इनकम सर्कुलर फ्लो पढ़ा उसके क्या महत्व हैं इकोनॉमी में। तो राष्ट्रीय आय का पहला है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है उसकी संरचना को समझ लेते हैं। दूसरा है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का हमको ज्ञान हो जाता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है। तीसरा मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट करती है। चौथा जो इसका महत्व है राजकोषीय नीति के महत्व को स्पष्ट करती है। और पांचवा जो चक्रीय प्रभाव का महत्व है, राष्ट्र आय और रोजगार का सिद्धांत का प्रतिपादन जो लॉर्ड किन्स ने इसी के आधार पर किया है, हम इसको आगे से पढ़ेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का आधार भी इसी आधार पर बना। और सातवां है उत्पादन आय तथा व्यय की तिहरी समानता आय के चक्रीय प्रभाव से ही स्पष्ट होता है, जैसे उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर आपका रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।